हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और अपन ने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और कैसे ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन होती है वो कैसे हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस ट्रांसपोर्ट को कम करते हैं। इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है वो होने वाला है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मैंने आप में डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे आरबीसी या डिस्ट्रॉय होती है, उसको अपन पढ़ रहे हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। आपको जनरली पता है कि अपन ने पहले भी पढ़ा है इस चीज को कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नो न्यूक्लियस। अब आप कहोगे यहाँ पे ये बात क्यों पढ़ रहे हैं, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। क्यों नहीं पाया जाता? अब न्यूक्लियस नहीं होने से क्या होता है, मैंने ये बताते हैं न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ज्यादा स्पेस मिलता है इसको, न्यूक्लियस नहीं होता तो बाइकॉन्केव शेप को मेंटेन करता है ये, ठीक है। और तीसरा फायदा है कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता, इसमें नो सेल डिवीजन। यदि न्यूक्लियस नहीं होता तो सेल डिवीजन भी नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है तो सेल डिवीजन भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सेल डिवीजन नहीं होता तो उसका फायदा क्या होता है कि एक फिक्स लाइफ स्पान अपन को देखने को मिलता है। लाइफ स्पान मतलब कि जीवन काल, एक फिक्स अपन को जीवन काल देखने को मिलेगा। जैसे अडल्ट में नॉर्मली रहता है 120 डेज, है ना। अब 120 डेज बाद क्या होता है, 120 डेज बाद ये देखने को मिलता है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी फ्रेजाइल हो जाती है, वो थोड़ी वीक हो जाती है। उस मेम्ब्रेन के वीक होने से, फ्रेजाइल होने से वो स्प्लीन को इस बात का आइडिया लगता है कि ये आरबीसी अब बूढ़ी हो गई है, ये आरबीसी अब एजड हो गई है, अब ये किसी काम की नहीं रही है। उससे क्या होता है कि वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है। ऐसे अपन ने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान भी पढ़े थे आरबीसी के। जैसे अपन ने देखा था कि जो फीटस वाली फीटस आरबीसी होती है उसका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, वो 60 टू 70 डेज का होता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने देखा था कि न्यू बोर्न होता है, जो जो न्यू बोर्न होता है उसका होता है 70 टू 90 डेज होता है, या 80 टू 90 डेज लिख दो, 70 टू 90 डेज लिख दो। जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन या इन्फेंट होते हैं, उनका 90 टू 120 डेज होता है। कितना होता है? 90 टू 120 डेज होता है। और जो अडल्ट होते हैं, उनका कितना होता है? 120 डेज होता है, ठीक है। मैंने ये बताया था कि जो सिकल सेल एनीमिया में पेशेंट होता है उसका 10 से 20 दिन होता है, ठीक है। और जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, थैलेसीमिया वाले पेशेंट होते हैं, उनमें 20 से 30 दिन का लाइफ स्पान होता है, ठीक है। ये अपन ने डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पान पढ़े थे आरबीसी के, कि जो फीटस होता है उसमें 60 से 70 दिन होता है, जो आपका थोड़ा सा बड़ा न्यूबॉर्न हो जाता है उसमें 70 से 90 दिन होता है। फिर चिल्ड्रन हो जाता है उसमें 90 से 100 दिन हो जाता है, 120 दिन हो जाता है। अडल्ट में 120 दिन होता है नॉर्मल, ये अपन मानते हैं, और कुछ ना दिया होगा, है ना। तो इतने दिन बाद क्या होता है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो फ्रेजाइल हो जाती है। इसमें डिवीजन तो होता नहीं है कि पुरानी आरबीसी से नई आरबीसी बन गई, फिर उससे नई आरबीसी बन गई। इसमें तो क्या होता है कि वो वीक हो जाता है। तो फिर क्या होता है, स्प्लीन के अंदर जाके, स्प्लीन के अंदर जो आरबीसी जो वीक हो गई है वो स्प्लीन के अंदर जाती है, और स्प्लीन में उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डेस्ट्रॉय होता है। और वो डेस्ट्रॉय किस तरीके से होता है, उसका डिस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, इसको अपन देखते हैं। कैसे होता है इसको अपन देखते हैं, ठीक है। किस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है वो देखते हैं। स्प्लीन के अंदर होगा, है ना। अब कैसे होगा सुनो। अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अपन ने जो स्ट्रक्चर देखी थी वो क्या थी, हीमोग्लोबिन थी। बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, उसको मैं समझाता हूँ। और आपको जॉन्डिस, वो सब टाइप के जॉन्डिस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे यदि आप इसको अच्छे से समझते हो। अब अपन ने देखा था कि हीमोग्लोबिन में दो पार्ट थे। एक तो क्या था, हीम था, और दूसरा क्या था, ग्लोबिन प्रोटीन था, ठीक है। दो पार्ट थे, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन था, 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन थी, है ना। लिख देते हैं 4 चेन थी ग्लोबिन प्रोटीन की। और हीम मॉलिक्यूल था,
हीम में भी दो पार्ट थे, अपन हीम का देखते हैं पहले। जब ये टूटता है तो हीम के भी दो पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से? एक तो इसमें 4 पोर फायरिंग रिंग होती थी। क्या होती थी? 4 पोर फायरिंग रिंग होती थी। देखो आरबीसी में मेनली होता क्या था, यदि मैं आरबीसी के ब्रेकडाउन की बात करूंगा तो आरबीसी में आप सबको पता है कि आरबीसी में मेनली एक ना तो कोई न्यूक्लियस मिलता ना कोई ऑर्गेनेल मिलता, उसमें ओनली हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। तो आरबीसी में अपन देखें तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होगा। अब हीमोग्लोबिन में भी मेनली दो चीजें, एक तो हीम है और एक ग्लोबिन है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट समझना, कहीं स्लिप मत हो जाना, है ना। अब हीम में दो चीज देखी थी अपन ने कि 4 पोर फायरिंग रिंग होती है। क्या होती है? 4 पोर फायरिंग रिंग होती है। और अपन ने ये भी देखा था, एक क्या होता है? एक आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है, क्लियर। एक आयरन होता है और 4 पोर फायरिंग रिंग होती है। इतनी बात सबको क्लियर। अब अपन देखते हैं आरबीसी का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन दो पार्ट में टूट गया, हीम में और ग्लोबिन, मतलब प्रोटीन चेन अलग हो गई और हीम अलग हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हीम भी दो पार्टों में टूट गया, पोरफायरिन रिंग्स में और आपके आयरन में। अब ये आयरन का क्या होता है? ये सब स्प्लीन में चल रहा है। ये आयरन स्प्लीन से बाहर निकलता है, आउट ऑफ स्प्लीन, ये स्प्लीन से बाहर निकलेगा, ठीक है। और आपके ब्लड में एक प्रोटीन होता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सा होता है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है। वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन इसको क्या कर लेगा? कैच कर लेगा और इसको कहां ले जाएगा? लीवर में ले जाएगा, और लीवर में जाके ये स्टोर हो जाता है। लीवर में जाके ये स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? फेराटिन की फॉर्म में, है ना। एक फेराटिन की फॉर्म में जाके ये लीवर में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले आयरन अपने सही जगह पहुंच गया, अपनी बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो आयरन कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती कि आयरन उतना ही रहता है, वो उतना ही जाके लिवर में स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि हीमोग्लोबिन टूटा, उसमें हीम पार्ट अलग हुआ था, उस हीम पार्ट का जो आयरन था वो स्प्लीन से बाहर जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड में ट्रांसफेरिन प्रोटीन उसको क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। ब्लड में ट्रांसफेरिन प्रोटीन उसको बाइंड कर लेता है और उसको लीवर ले जाता है। कहां ले जाता है? लीवर में ले जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। लीवर में ले जाता है। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट है पोरफायरिन रिंग। इसका क्या होता है? इसका भी सुनो, इसका एंड में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ग्लोबिन प्रोटीन का बनाता हूँ कि ग्लोबिन प्रोटीन का क्या होता है। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना, इसमें 4 चेन है ग्लोबिन की, 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो टूट जाता है, वो क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होकर क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? एमिनो एसिड में। ये काफी सारे एमिनो एसिड बना लेगा। जितने भी एमिनो एसिड होते हैं ना, 20 एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, उनमें टूट जाता है। और एमिनो एसिड फिर अपनी बॉडी में ये कहां चल जाते हैं? ब्लड में चल जाते हैं और फिर ये यूटिलाइज होते हैं बॉडी में। अब एमिनो एसिड जो बॉडी में काम आते हैं वो आते हैं। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन है, वो भी क्या करता है? कोई बॉडी को नुकसान नहीं होता। जो ग्लोबिन प्रोटीन था वो कहां चले गया? अपने एमिनो एसिड में टूट गया। फिर वो एमिनो एसिड कुछ भी काम आते रहते हैं, चाहे आपके अलग अलग एलानिन हो गया, मिथेनिन हो गया, मेथोनिन हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, अलग अलग नहीं तो मेथिओनिन हो गया, तो अलग अलग हिस्टामिन हो गया, हिस्टाडीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, जितने भी एमिनो एसिड होते हैं 20 एसेंशियल एमिनो एसिड, उनमें सब में क्या हो जाता है? ये ब्रेक डाउन हो जाता है। वो एमिनो एसिड अपने अलग अलग काम आते रहते हैं। तो ग्लोबिन का काम भी खत्म, आयरन का काम भी खत्म, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। आयरन है वो लिवर में जाके स्टोर हो गया, ग्लोबिन है वो कहां जाके स्टोर हो गया? आपके ब्लड में जाके एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया। मेन दिक्कत आती है वो पोरफायरिन की आती है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पोरफायरिन रिंग है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग कहां पाई जाती थी? वो अपने पिछले क्लास में देख ही लिया था कि जैसे ये 4 क्या होती थी, ये 4 क्या होती हैं आपके? अल्फा 1 अल्फा 2 ग्लोबिन चेन होती थी, बीटा 1 बीटा 2, और इन सब से एक एक हीम मॉलिक्यूल जुड़ा होता था। हीम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी कि इसमें 4 पोरफायरिन रिंग होती थी, बीच में Fe+2 होता था। ये Fe+2 तो कहां चले गया? स्प्लीन से बाहर निकला और कहां चले गया? ये लिवर में जाके स्टोर हो गया ट्रांसफेरिन की हेल्प से। ये जो अल्फा 1 बीटा 2 ये थी ग्लोबिन चेन, ये कहां चली गई? ये आपके ब्लड में एमिनो एसिड की फॉर्म में टूट गई है। बचा तो कौन? ये पोरफायरिन रिंग। इनका क्या होता है? तो इसको समझो, पोरफायरिन रिंग का क्या होने वाला है, इसको भी बड़े ध्यान से समझो।
ठीक है। ये पोरफायरिन रिंग एक ग्रीन पिगमेंट में टूटती है। किसमें? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसमें टूटने लग जाती है। किसमें? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है तो उसका नाम होता है बिलीवर्डिन। क्या? बिलीवर्डिन। तो ये जो पोरफायरिन रिंग है ये बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बिलीवर्डिन में। और ये बिलीवर्डिन बिल्कुल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है। ये बिलीवर्डिन भी बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? बिलीरुबिन में। ये येलो कलर का पिगमेंट होता है बिलीरुबिन। ठीक है। ये बिलीवर्डिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बिलीरुबिन में, जो कि एक येलो कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है? येलो कलर का पिगमेंट होता है। पर दिक्कत की बात पता है क्या होती है? ये जो बिलीरुबिन जो डायरेक्ट बना है, ये जो बिलीरुबिन बना है, ये क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। तो बताओ, जो चीज फैट सोल्यूबल है वो क्या यूरिन से निकल सकती है क्या? देखो, यूरिन होता है वाटर। आपने एक 12th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ, सेम डिजोल्व सेम। तो वाटर में वाटर घुलता है, फैट में फैट घुलता है। क्लियर? तो जब कोई चीज फैट सोल्यूबल है तो वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकती, ये बात याद रखना। कोई चीज फैट सोल्यूबल है वो यूरिन से बाहर नहीं निकल सकती। यूरिन से बाहर निकलेगा वाटर सोल्यूबल, क्योंकि पानी, यूरिन क्या है? पानी तो वाटर ही तो है। तो वाटर वाटर को डिजोल्व करता है। तो कभी भी यूरिन से फैट डिजोल्व मटेरियल है वो नहीं निकलेगा, वो तो डिजोल्व ही नहीं होगा ना। यूरिन से कोई चीज को एक्सक्रीट होना होगा तो उसको वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये बिलीरुबिन होता है वो क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। तो ये क्या, ये यूरिन से बाहर निकल पाएगा? नहीं, ये यूरिन से बाहर नहीं निकल सकता। इसको यूरिन से बाहर निकलने के लिए वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट होने के लिए ये कहां जाएगा? ये जाएगा आपके लीवर में। भाई मेटाबॉलिज्म होता है ना, ये मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कि फैट सोल्यूबल को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देना। तो वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। फैट सोल्यूबल कोई भी सब्सटेंस होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता। यूरिन के थ्रू बाहर वही निकलेगा जो वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है। तो ऐसा बिलीरुबिन जो फैट सोल्यूबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अनकॉन्जुगेटेड। क्या बोलते हैं? अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है। या इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो इस बिलीरुबिन को क्या बोलेंगे? या तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलेंगे या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलेंगे। जो क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है, ये यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा। इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकलना होगा तो इसको किसके पास जाना होगा? लीवर के पास जाना पड़ेगा। तो इसको लीवर तक कौन लेके जाता है? इसको लीवर तक कौन लेके जाता है, ये बात आती है। तो आपको मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन। ये एल्बुमिन के जब मैंने आपको 6-7 फंक्शन बताए थे कि ये फ्री फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है, बिलीरुबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, ड्रग्स को, हार्मोन को, आपके ट्रिप्टोफैन होता है, इनको ट्रांसपोर्ट करता है ये। ठीक है। तो साथ में वहां पे मैंने आपको बिलीरुबिन भी बताया था कि बिलीरुबिन को भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, ठीक है, या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन था, उस इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को ये कहां लेके जाएगा? लिवर तक लेके जाने वाला है। अब लिवर में क्या होता है? लिवर में इसके साथ जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था, उसके साथ क्या जुड़ जाता है? आपके बाइल साल्ट होते हैं कुछ। अपन आगे जाके जब पढ़ेंगे, अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसको मेडिसिन का टॉपिक है, जब अपन मेडिसिन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तब अपन देखेंगे ये बाइल साल्ट में जाके जुड़ जाता है। ठीक है। ये इसमें बाइल साल्ट होते हैं, ग्लूरोनिक एसिड होता है, डाइजेशन सिस्टम में पढ़ेंगे ग्लूरोनिक एसिड होता है। वो ग्लूरोनिक एसिड जब इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में जुड़ जाते हैं तो अब जो नया बिलीरुबिन बनेगा ना, अब जो नया बिलीरुबिन बनेगा वो क्या होगा? नया जो बिलीरुबिन बनेगा, वो नया बिलीरुबिन अब क्या हो जाएगा? वाटर सोल्यूबल होगा। और वाटर सोल्यूबल है मतलब कि इसको इजीली आप यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है। और इस बिलीरुबिन को अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बिलीरुबिन बोलेंगे, क्योंकि अब इसके साथ कौन जुड़ चुका है? अब इसके साथ कौन जुड़ चुका है? बाइल साल्ट जुड़ चुके हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बिलीरुबिन। और ये मेटाबॉलिज्म कहां पे हुआ है? लिवर में। दूसरी बात, ये डायरेक्ट अब यूरिन से बाहर निकल सकता है। अब अपन को जो यूरिन के थ्रू बाहर देखने को मिलता है ना, यूरिन से जो बाहर निकलता है वो ये वाला बिलीरुबिन होता है जो यूरिन से बाहर निकलता है, इसलिए इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपन ने देखा कि बिलीरुबिन बन गया। क्लियर हुई ये बात? अब आगे क्या होता है सुनो, यहां तक तो अपन ने देख लिया। अब आगे ये बिलीरुबिन कहां जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। भाई आपको पता है कि ये सब लीवर में हुआ, और लीवर से ये क्या होता है, बाइल डक्ट के थ्रू बाहर आते हैं। कहां से? बाइल डक्ट में होते हैं, या कॉमन बाइल डक्ट। आपने पूरा, आपको पता है ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, इसको पढ़ेंगे। कॉमन बाइल डक्ट, फिर आता है हिपैटिक डक्ट आता है, और ये सब कहां खुलते हैं, ड्यूडेनम में खुलते हैं। आपने पढ़ा होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, उसके थ्रू ड्यूडेनम में खुलते हैं। जब ये ड्यूडेनम में खुल जाएंगे और ये कहां पे आ जाएंगे, इंटेस्टाइन में आपके आ जाते हैं। अब इंटेस्टाइन में जाके इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यदि ये क्या होता है, दो चीज होती है, या तो ये यूरोबिलिनोजन से अटैच होते हैं, या तो ये यूरोबिलिनोजन से अटैच हो जाएंगी, या ये स्टर्कोबिलिनोजन से अटैच होते हैं। तो याद रखना, यदि स्टर्कोबिलिनोजन से अटैच हुए हैं तो ये स्टूल के साथ बिलीरुबिन बाहर निकलेगा। ठीक है, यदि स्टर्कोबिलिनोजन के साथ अटैच होके निकलता है तो ये स्टूल के थ्रू बाहर होके निकलेगा। कौन सा? जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो। और यदि यूरोबिलिनोजन के साथ अटैच होता है तो ये किसके साथ बाहर निकलेगा, यूरिन के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, यूरिन के साथ बाहर निकलेगा। यदि स्टर्कोबिलिनोजन के साथ अटैच हुआ है तो स्टूल के साथ, यूरोबिलिनोजन के साथ अटैच हुआ तो यूरिन के साथ ये बाहर निकलने वाला होता है। तो अपन ने ये देखा कि जो बिलीरुबिन है वो इंटेस्टाइन में जाता है और यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है पहले। तो जो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हुआ है यूरोबिलिनोजन, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। थोड़ा जो बचा हुआ जो यूरोबिलिनोजन होता है, थोड़ा बचा हुआ बिलीरुबिन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टर्कोबिलिनोजन में। ठीक है, आधा बिलीरुबिन तो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो गया, और जो बचा हुआ है वो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो स्टर्कोबिलिनोजन है वो किसमें निकल जाता है, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सब होता है कि ये क्या होता है, अब दोबारा आप समझो, एक बार मैं समझा देता हूँ कि जो पोरफायरिन रिंग है वो सबसे पहले क्या हुई थी, ग्रीन कलर के पिगमेंट में कन्वर्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बिलीवर्डिन। ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में हो जाता है, लेकिन ये येलो कलर का बिलीरुबिन बनता है। लेकिन जो ये बिलीरुबिन होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। जो एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर कहां जाता है, लिवर में जाता है, और लिवर में इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन से क्या जोड़ते हैं, बाइल साल्ट जोड़ते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, वाटर सोल्यूबल हो जाता है। इसलिए इसको अब अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट, क्योंकि इसके साथ अब बाइल साल्ट जुड़ गए हैं तो कॉन्जुगेट। और ये डायरेक्ट यूरिन इनके साथ बाहर निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं। अब ये क्या करता है कि ये बाइल डक्ट के थ्रू कहां निकलता है, इंटेस्टाइन में निकल जाता है। अब इंटेस्टाइन में आपको पता है कि काफी बैक्टीरिया रिएक्शन होता है, इंटेस्टाइन में काफी बैक्टीरिया इनका क्या करते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया के इनके साथ रिएक्शन करते हैं और इसको यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कुछ यूरोबिलिनोजन है वो क्या करता है, यूरोबिलिनोजन कुछ तो दोबारा लीवर में भेज देता है बिलीरुबिन को, जो थोड़ा बहुत काम करता है उसको दोबारा कहां भेज देगा, लीवर में भेज देगा, और बाकी को वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है, जिसकी वजह से कि यूरिन में आपको येलो कलर देखने को मिलता है। जब यदि डायरेक्ट बिलीरुबिन ज्यादा हो जाएगा ना तो यूरिन बिल्कुल पीला आने लगेगा। ठीक है, और बचा हुआ जो बिलीरुबिन होता है वो स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से आपका स्टूल है वो किले कलर का आने लगेगा, बिल्कुल गाढ़ा, है ना, बिल्कुल गाढ़ा कीचड़ जैसा कलर होता है ना, किले कलर, उसका जैसा आने लगेगा। समझ में गई? तो ये अपन ने देखा कि पूरे आरबीसी का ब्रेकडाउन ऐसे होता है। ठीक है, अपन ने पूरे आरबीसी का क्या देखा, ब्रेकडाउन हो देखा। और ये आरबीसी का ब्रेकडाउन मेनली होता है, जो अपन ने देखा कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो मेनली किन लोकेशन पे होता है, कहां पे होता है, तो इसका भी आंसर है कि मेनली, तो मैंने आपको बताया कि मेनली तो ये कहां होता है, स्प्लीन में होता है। कहां पे होता है, स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को आपको ये भी पता होगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ में लिवर और रेड बोन मैरो में भी देखा जाता है। ठीक है, लिवर और रेड बोन मैरो में भी देखा जाता है, लिवर में देखा जाता है और रेड बोन मैरो में भी इसको देखा जाता है। मेनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है, एक पूछा जाए तो स्प्लीन है, लेकिन इसके साथ में लिवर में भी होता है और रेड बोन मैरो में भी हमको ये देखा जाता है। क्लियर हुई इतनी बात, समझ में आई आपको? ठीक है, तो मेनली अपन ने जो देखा, मैं एक बार और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको।
थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेनली हीमोग्लोबिन में अपन ने क्या देखा कि हीमोग्लोबिन में मेनली तीन चीज थी। एक तो ग्लोबिन था, ठीक है, दूसरा अपन ने आयरन देखा था और तीसरा अपन ने देखा था पोरफायरिन। ये तीन चीज का मेनली क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ग्लोबिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये एमिनो एसिड आपके प्रोटीन की तरह काम आते हैं बॉडी में, ठीक है। Fe+2 कहाँ चल जाता है, लिवर में चल जाता है और लिवर में जाके दोबारा ये आरबीसी लिवर में जाता है, लिवर से फिर ये बोन मैरो में जाएगा और बोन मैरो से जाने के बाद क्या होता है, ये दोबारा आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस में काम आता है, ठीक है। क्योंकि पोरफायरिन रिंग से क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है। क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि बिलीरुबिन भी दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट, सॉरी पहले इनडायरेक्ट आता है ना, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट जो अनकॉन्जुगेट होता है, जो लिवर से पहले है, जो लिवर से पहले है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। और जो लिवर के बाद में कॉन्जुगेट है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो लिवर के बाद में है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। तो ये अपन ने दो तरह का बिलीरुबिन देखा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज और कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है ना, आपने बीमारी का नाम सुना होगा पीलिया, समझना इसको है ना, यहाँ पे समझना नया कंसेप्ट जो आगे 4 साल आपको काम आने वाला है। बीमारी का नाम डालो जॉन्डिस। ये बीमारी होती है जॉन्डिस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पीलिया, पीलिया ऐसे लिखते हैं ना। तो जॉन्डिस क्या होता है, यदि आपकी बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। तो इसलिए अपन को बिलीरुबिन प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए। अपन जब एलएफटी कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, तो बिलीरुबिन प्रोफाइल कराते हैं। तो इसलिए अपन थोड़ा सा बिलीरुबिन प्रोफाइल को देख लेते हैं कि बिलीरुबिन के लेवल कितने होते हैं, क्या होते हैं। तो मेनली मैंने आपको बताया कि आपको 3 तरीके का बिलीरुबिन देखने को मिलता है। पहला अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन, कौन सा, अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन, जो कि आपके लिवर से पहले होता है, जिसमें बाइल साल्ट नहीं जुड़े होते हैं और ये डायरेक्ट यूरिन से बाहर नहीं निकलता, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा कि लिवर में जब बाइल साल्ट जुड़ जाते हैं और वो फैट सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट या डायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं या डायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं, ठीक है। और जो इन दोनों का टोटल होता है, कॉन्जुगेट और इनडायरेक्ट इनकॉन्जुगेट का जो टोटल होता है उसको अपन बोलते हैं टोटल बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं, टोटल बिलीरुबिन। क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 3 तरह का बिलीरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेट, इनडायरेक्ट, कॉन्जुगेट डायरेक्ट है बिलीरुबिन, है ना। तो तीसरा होता है टोटल बिलीरुबिन। और इनके लेवल क्या क्या होते हैं, बड़े ध्यान से देखना। अनकॉन्जुगेट होता है वो 0.32 से लेकर 0.8 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है। कितना होता है, 0.3 से 0.8 मिलीग्राम पर डीएल तक होता है। यदि मैं बात करूं कॉन्जुगेट बिलीरुबिन कितना होता है, तो कॉन्जुगेट बिलीरुबिन का लेवल कम होता है 0.1 से 0.3 मिलीग्राम पर डीएल, क्योंकि ये क्या होता है, तुरंत यूरिन इनके थ्रू बाहर होता रहता है, तुरंत यूरिन से स्टूल से बाहर निकलता रहता है या दोबारा लिवर में आ जाता है। तो ब्लड में इतनी देर नहीं रहता डायरेक्ट वाला ना, तो इसका लेवल कम देखने को मिलता है 0.1 से 0.3, ठीक है। और टोटल का क्या होता है, इन दोनों का टोटल होता है वो होता है 0.3 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होता है। कितना होता है, 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल होता है। मेनली जो देखा जाता है वो टोटल देखा जाता है ना। मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो टोटल होता है, ठीक है। अब एक बात और समझना, यदि टोटल बिलीरुबिन, मैं बात कर रहा हूं टोटल की, है ना, कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेट की बात नहीं कर, टोटल बिलीरुबिन का लेवल, यदि टोटल बिलीरुबिन का लेवल आपका अडल्ट में, मैं बात कर रहा हूं अडल्ट की, है ना, अडल्ट में 2 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए और न्यूबॉर्न में 1 साल तक के बच्चे में 5 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाए, है ना। न्यूबॉर्न होता है 0 से 28 दिन का, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, है ना। यदि ऐसा हो कि अडल्ट में तो 2 से ज्यादा और न्यूबॉर्न में 5 से ज्यादा होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस या
पीलिया, हिंदी में बोले तो पीलिया। अब इसके आधार पे 3 टाइप के होते हैं पीलिया। प्री हिपैटिक, एक होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस, एक होता है हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है, और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसको आपको अच्छी तरह समझाएंगे, लेकिन अभी समझाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपको, है ना। समझ पाओ तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। यदि ये लिवर से पहले की कहानी है, यदि ये सब यहां से पहले, लिवर से पहले अनकॉन्जुगेटेड बढ़ जाता है, मान लो आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है, प्री हिपैटिक क्या है इसको मैं समझाता हूँ। मैंने बात करा कि जॉन्डिस 3 टाइप का हो जाता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है, ठीक है। यदि आरबीसी का मान लो ब्रेकडाउन बढ़ गया, ठीक है, यदि आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है किसी भी कंडीशन से, काफी बीमारी होती है जिसमें आरबीसी बार बार टूटने लग जाती है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा समझाना हूं, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, अभी अपना टॉपिक है वो क्या है, ओनली एनाटॉमी है, लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ प्री हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है। यदि आपके आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, ठीक है, तो आप बताओ आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बढ़ेगा नहीं भाई, बिलीवर्डिन ज्यादा बनेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। वो लीवर में जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लीवर भी इतनी जल्दी काम थोड़ी करता है। आरबीसी का मान लो ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है किसी भी कारण से, आरबीसी बहुत ज्यादा टूट रही है, तो उन कंडीशंस में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा, ठीक है। इस कंडीशन में यदि अपन पहले कंडीशन देखें तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो बढ़ने लगेगा, उसका लेवल जो अपन ने 0.3 से 0.8 पढ़ा था वो लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जबकि लीवर पूरा काम कर रहा है, जितनी आरबीसी उसके पास पहुंच रही थी, सॉरी जितना बिलिरुबिन उसके पास पहुंच रहा था उसको वो चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्पीड कम है, ठीक है। तो बिलिरुबिन तो इकट्ठे होंगे। यदि मान लो नॉर्मल क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ये कहां जाता है, लीवर के पास जाता है, और लीवर किस में कन्वर्ट करता है इसको, थोड़ा समझाता हूं अच्छी तरह बड़ा करके। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, समझना मेरी बात को कैच करना, क्योंकि बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया इसको समझाने में, इतने में तो समझ में आ जाना चाहिए था, तो फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो कहां जाता है, लीवर में जाता है ना, और लीवर से बाद में वो कहां जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, या स्टूल के थ्रू वो बाहर चल जाता है, ठीक है। इतनी बात तो ये सिंपल। ये कौन सा बिलिरुबिन होता है यहाँ पे, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये डायरेक्ट बिलिरुबिन है ना, डायरेक्ट बिलिरुबिन बाहर निकलता है, ठीक है। या ये होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और यह इसको बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कुछ भी बोल सकते हो आप, है ना। अब क्या हुआ कि सपोज करो आरबीसी का ब्रेकडाउन, मान लो ये 100 मॉलिक्यूल बन रहे थे, 100 बिलिरुबिन बनते हैं नॉर्मल, 100 को 100 ये क्या कन्वर्ट कर देता है, कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट करता है, और 100 के 100 यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन बताता हूँ कि 100 मॉलिक्यूल बिलिरुबिन के बनते हैं, 100 की 100 लीवर इनको फैट सोल्यूबल से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर देता है, और वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक है। इनको आप यहाँ पे लिख लो, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। इनको मैं कॉन्जुगेटेड लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। भाई सॉरी, इनको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो 100 की 100 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे थे, क्लियर। अब मान लो आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ने लग जाता है, आरबीसी कई बीमारी होती है, जैसे जेनेटिक G6PD डेफिशिएंसी होती है ना, काफी स्पेरोसाइटोसिस बीमारी होती है, कई बीमारी सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है। अब बालकों में देखते हैं ना, तो जल्दी फिजियोलॉजिकल बालकों के जो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें देखा जाता है कि काफी बच्चों की आरबीसी ऑटोमेटिक जल्दी टूटने लगती हैं, जिसको नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ते हैं, अब काफी बीमारी पीडियाट्रिक में देखने को मिलती है। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। तो आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया तो जहां 100 मॉलिक्यूल बन रहे थे ना, अब ये बनेंगे 500। लिवर की कैपेसिटी थोड़ी ना इतनी, लिवर मान लो 100 का 200 कर देगा, लेकिन 300 मॉलिक्यूल तो यहाँ इकट्ठे हो गए ना,
तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल है जो नॉर्मल 0.3 से 0.8 होता है वो बढ़ जाएगा। अब ओनली यही बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ये ओनली इसी का लेवल बढ़ रहा है ना, समझ जाना प्री हिपैटिक है, कोई बड़ी दिक्कत है आपकी हिमेटोलॉजी में, उसको रेफरेंस दे दीजिए, क्लिनिकल हिमेटोलॉजी में जाके दिखाओ कि आपके कहीं ना कहीं ब्लड में कोई पैथोलॉजी है। दूसरा केस क्या देखने को मिलता है, कितना टाइम हो गया, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाते हैं अपन, ठीक है। दूसरा केस आता है हिपैटिक जॉन्डिस। हिपैटिक जॉन्डिस क्या होता है, जो नॉर्मल अपन को पीलिया होता है ना, जैसे हिपेटाइटिस हो गया किसी पेशेंट को जिसमें लीवर में सूजन आ गया है ना, हिपेटाइटिस से आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि ए बी सी डी और ई 5 टाइप का होता है, जिसमें अपन को लीवर में सूजन आ जाता है, लीवर इतनी अच्छी तरह काम नहीं करता। इसमें ए और ई तो आप जानते हो, जो अपन को नॉर्मल पीलिया होता है ना, 100 में से जो अपन को पी लिया हो जाता है नॉर्मल, गंदा पानी पूरी खा लिया अपने, गंदा पानी पी लिया, तो गंदे बैक्टीरिया की वजह से, गंदा खाने की वजह से जो पी लिया लीवर में इन्फेक्शन होता है, वो ए और ई होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी होता है। ई होता है जो आपके गोलगप्पे खा लिए, गोलगप्पे से फीको ओरल रूट से गंदा खाना गया जिससे आपका लीवर में सूजन आ गया, उसको अपन जो नॉर्मल हेपेटाइटिस बोलता है, ठीक है। नॉर्मल पीलिया आपको ये वाला ही देखने को मिलता है, हिपैटिक जॉन्डिस वाला, है ना। दूसरा बी होता है जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होती है, बहुत खतरनाक होता है ना। और बी सी होता है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यदि आजकल देखो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता था उसका नहीं पता, लेकिन आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले 5 टेस्ट होते हैं 5 बीमारियों का। हेपेटाइटिस बी का होता है, हेपेटाइटिस सी का होता है, एचआईवी का होता है, सिफिलिस का होता है और मलेरिया का होता है, ठीक है। ये 5 टेस्ट करने होते हैं अपन को, ठीक है। इसके बाद ही यदि इन 5 में कुछ नहीं मिलता, इन 5 से कुछ नहीं मिलता, सर मेरे याद नहीं रहा 5 और मलेरिया नहीं होता और कुछ होता है, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, एचआईवी हो गया, सिफिलिस हो गया, और एक बीमारी को और करते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा कौन सी का करते हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, मेरे याद नहीं आ रहा, अभी मिस कर रहा हूं मैं, है ना। तो हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। और ये देखा जाता है बी के साथ हरदम डी होता है, जहां हेपेटाइटिस बी हो गया वहां पे डी हो गया, अपन हेपेटाइटिस पढ़ेंगे जब इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली अपन को ए होता है, बी होता है। तो मतलब बात ये है कि लीवर में जब सूजन आता है तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब जो लीवर है वो इतनी अच्छी तरह काम नहीं करेगा, तो क्या हो रहा था, अब नॉर्मल दूसरे केस में कहते हैं 100 बिलिरुबिन बन रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या होगा कि लीवर जहां 100 बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर देता था, अब वो 100 की जगह 50 ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो भी अब बताओ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा, बार बार भाई यहाँ तो 100 है, अगली अगली बार में दोबारा 100 आए और लीवर काम नहीं करा तो अनकॉन्जुगेटेड का लेवल दोबारा बढ़ जाएगा, ये दोबारा नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो दोबारा अनकॉन्जुगेटेड का लेवल बढ़ रहा है, ओनली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, तो वो प्री हिपैटिक भी हो सकता है, वो आपके नॉर्मल जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा केस क्या है, तीसरा पोस्ट हिपैटिक, तीसरा क्या है, पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक या इसको बोलते हैं अपन हिपैटिक बोलते हो, या इसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस, सॉरी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें क्या होता है, आपके जब अपन सर्कुलेशन पढ़ते हैं ना, तो ये होता है जैसे ये लीवर होता है, आपको पढ़ा होगा, ये सपोज करो लीवर है, ठीक है, यहाँ पे गाल ब्लैडर है, पहले इनसे एक डक्ट निकलती है राइट लीवर से, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, मैं पूरा सर्कुलेशन आपको समझाता हूँ। फिर गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट होती है, वो इन हिपैटिक डक्ट से मिलती है, और एक कॉमन बाइल डक्ट होती है, और एक कॉमन बाइल डक्ट आके जाके आपके ड्यूडेनम में खुलती है, ठीक है, या आपके ड्यूडेनम और फिर इंटेस्टाइन बनती है, ऐसा हिपैटो सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ पे आपके क्या बना था, यहाँ पे आपके लीवर था, ये मैं कह रहा हूं कि ये लीवर था, वो था ये एरिया लीवर है। अब इसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट बिलिरुबिन बन गया, लीवर के आगे डायरेक्ट बिलिरुबिन है। अब मान लो यहाँ पे आपको गोल्ड स्टोन की पथरी हो गई, या इसमें एक स्टोन बन गया, आप ही बनता है ना, गाल स्टोन में पथरी हो जाती है, पेशेंट को पित्त की थैली की पथरी होती है, या कोई रुकावट आ गई, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट बिलिरुबिन था वो अब आगे इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाएगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन यहीं इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट 100 मॉलिक्यूल थे इसके, नॉर्मल बने थे 100, आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ 100 बन रहा है,
लीवर में जाके लीवर ने 100 की 100 को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डायरेक्ट में, तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल है। लेकिन आगे जाके जब ये 100 बने हैं ना, तो ये यूरिन तक नहीं पहुंच पा रहे, इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, यहीं पे रुकावट आ गई है। तो ये क्या है, पहले 100 आए, अगले टर्म में ये 100 बनाया, 100 की 100 इसमें कन्वर्ट हो गए, अब ये 100 दोबारा इकट्ठे हो गए और इनका नंबर बढ़ता जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो यदि डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल एक ही केस में बढ़ता है, यदि ओनली डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है ना, तो समझ जाना वो क्या है, आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। तो ये तीन टाइप के जॉन्डिस होता है। प्री हिपैटिक, इसमें लीवर की गलती नहीं है, आरबीसी का ब्रेकडाउन बढ़ गया है। हिपेटाइटिस, हिपैटिक हिपेटाइटिस जिसमें लीवर की गलती होती है। और तीसरा कि बाद के रास्ते की गलती है, तो उसको पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं। तो तीन तरह का अपन को क्या देखने को मिलता है, जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल आपको क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल। अब देखो लीवर का जब होता है ना, आप कह रहे हो कि इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करो, देखो पोस्ट हिपैटिक को तो आप पहचान ही लोगे, यदि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल है ना, और फिर आपको ओनली डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है। और ऑब्स्ट्रक्टिव में फिर क्लिनिकल फाइंडिंग पेशेंट ही बताता है कि उसको सूजन आ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, पथरी थी, वो सब। दूसरा, यदि आपका प्री हिपैटिक है, ठीक है, प्री हिपैटिक है, उसमें अनकॉन्जुगेटेड बढ़ता है, अनकॉन्जुगेटेड के प्री हिपैटिक में भी बढ़ेगा और हिपैटिक में भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बिलिरुबिन प्रोफाइल से। देखो जब हिपैटिक की गलती है, जब लीवर की गलती है ना, तो लीवर में सूजन है। ठीक है, लीवर में सूजन की वजह से आपको पीलिया हो रहा है, तो लीवर में सूजन का कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए एक वैल्यू और होती है एसजीओटी, एसजीपीटी होकर कराते हैं, ये लीवर एंजाइम होते हैं। यदि हिपेटाइटिस होता है, लीवर में सूजन होता है ना, तो इनकी वैल्यूज भी बढ़ जाती है। ठीक है, यदि साथ में इनकी वैल्यूज भी बढ़ी हुई है ना, बिलिरुबिन के साथ में इनकी वैल्यू भी बढ़ी है, तो लीवर की गलती है मतलब, और लीवर की गलती है उसको क्या बोलेंगे, हिपैटिक जॉन्डिस। लेकिन बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ी हुई है और इनकी वैल्यू नॉर्मल है, मतलब कि कहीं ना कहीं आरबीसी में दिक्कत है, आरबीसी का ब्रेक डाउन जाता है, तो वो प्री हिपैटिक है। देखो अभी आपको ये सब चीज हार्ड लग रही है, बाद में आईसीयू में आप जब काम करते हो ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है, 2-3 साल में आप इन चीजों के एक्सपर्ट बन जाते हो। मैं तो कहूंगा जब आप 4 साल बाद जब नर्सिंग करके निकलोगे ना, तो 4th ईयर फाइनल तक आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस तरह वैसे अपन ओनली बिलिरुबिन प्रोफाइल पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर बीमारी के आजकल धीरे धीरे प्रेजेंटेशंस चेंज हो रहे हैं, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, लेकिन आइडियली ऐसा होता है 90% है ना। तो इसलिए बिलिरुबिन प्रोफाइल, इसको अपन बोलते हैं एलएफटी, क्या बोलते हैं, एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्या बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। और इसकी वैल्यूज भी आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है टोटल बिलिरुबिन, क्या आता है, टोटल बिलिरुबिन। दूसरा आता है डायरेक्ट बिलिरुबिन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट को अनकॉन्जुगेटेड। इसके बाद क्या आता है, टोटल हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। इसके बाद में आपके कौन सा आएगा, एक कुछ एंजाइम होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, जो किसमें डिफरेंशिएट करते हैं कि आपके लिवर में सूजन है या नहीं है। यदि इनडायरेक्ट का लेवल बढ़ रहा है, तो वो प्री हिपैटिक भी हो सकता है, हिपैटिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए लिवर के सूजन का पता करना होता है कि लिवर में दिक्कत तो नहीं है। यदि ये दोनों लेवल बढ़ रहे हैं, लिवर एंजाइम बोलते हैं, ये दोनों का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपके लिवर में सूजन है, वो हिपेटाइटिस है। इनका जो नॉर्मल लेवल है, तो समझ लो लिवर ठीक है, प्री हिपैटिक है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो इन सब के अपन धीरे धीरे वैल्यूज देखते हैं। आपको मैं वैल्यू बताता हूं। टोटल की मैंने बताई थी कितनी होती है, 0.32 1.2 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन की जो होती है वो कितनी होती है, वो थोड़ी कम होती है, 0.1 to 0.3 मिलीग्राम पर डे। और जो इनडायरेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनडायरेक्ट की वैल्यू क्या होने वाली है, ये होने वाली है 0.3 to 0.8 मिलीग्राम पर डीएल। ओके,
एसजीओटी एसजीपीटी लीवर एंजाइम होते हैं, इनकी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू है 5 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर एल पर लीटर, है ना। और जो एसजीपीटी होती है इसकी वैल्यू होती है 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके, तो ये वैल्यू एक सीरम एल्कलाइन प्रोटीन और होता है जो आपके या तो लिवर डिजीज में बढ़ता है या बोन में बढ़ता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है ना आपके लगभग 5 to 140 तक होती है, 5 से 140 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट और होता है, वो अपन बाद में देखेंगे, है ना। उसकी नॉर्मल वैल्यू 5 to 140 तक होती है, मेरी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन जो हम नॉर्मल जो क्लिनिकल रिपोर्ट होती है उसमें 140 के ऊपर उसको एब्नॉर्मल मानते हैं। यदि उसका लेवल बढ़ रहा है वो बताता है एक्चुअली वहां के टिश्यू कितने डैमेज हो रहे हैं। यदि लिवर के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं या बोन के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो लिवर और बोन में क्या फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट आपके रिलीज होता है। जैसे बोन का ब्रेकडाउन होता है तो भी फॉस्फेट रिलीज होता है। लिवर का थोड़ा ब्रेकडाउन होता है, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव में मेनली सीबीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट में ब्रेकडाउन होता है तो वहां भी फॉस्फेट रिलीज होता है। तो इन दोनों कंडीशंस में उसको होता है सीरम एल्कालाइन फॉस्फेट का लेवल भी बढ़ता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 5 to 140 तक बताई जाती है, 5 से लेके 140 इंटरनेशनल यूनिट तक बताई जाती है। यदि उसका लेवल बढ़ रहा है तो या तो लिवर डिजीज है या बोन के डिजीज है, तो अपन बाद में देख लेंगे। अभी आप नॉर्मल इतने याद रखो। अब कभी भी आप एलएफटी लिखते हो और देखो एलएफटी भी क्या सीरम टेस्ट है, सीरम या सीरोलॉजिकल बोल दो या सीरम बोल दो, मतलब कि इनका सैंपल भी याद रखना हरदम किस में जाएगा, इनका सैंपल हरदम किस में जाएगा, प्लेन वाइल में। जितने भी सीरम टेस्ट होते हैं वो किस में जाएंगे, प्लेन वाइल में। ठीक है, याद रखना सबके नॉर्मल लेवल याद रखना, एसजीओटी एसजीपीटी के नॉर्मल कंफ्यूज होते हैं ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा आरबीसी का कैसे ब्रेक डाउन होता है उसको अपन ने देखा, और थोड़ा बहुत अपन ने जॉन्डिस को देखा। यदि आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हो ना तो आगे जाके आप सेकंड ईयर में मेडिसिन में जॉन्डिस पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसी तरह से मैं आपको है ना एक मन कर रहा है कि यहाँ पे आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है ना, तो यहाँ पे आयरन का लेवल भी थोड़ा अल्टरनेट होता है, आयरन कम या ज्यादा होता है। तो कई बार डॉक्टर आयरन प्रोफाइल भी कराता है, क्या कराता है, आयरन प्रोफाइल भी कराता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको समझा तो आयरन प्रोफाइल की नॉर्मल ब्लैंक बता देता हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो इतना याद हो जाता है ये सब चीज, है ना। और वैसे समझाना मेरे लिए हार्ड है, आयरन प्रोफाइल आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये कहते हैं जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है ना पेशेंट को, तो आपने देखा कि जनरली आपको मैंने कल समझाया था कि यदि ये एमसीएच भी कम होता है और एमसीवी भी कम होता है, एमसीवी कम है एमसीएच भी कम है। एमसीएच होता है कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, तो यदि एमसीएच भी कम है मतलब माइक्रोसाइटिक है, ठीक है, और एमसीवी कम है मतलब कि माइक्रो मतलब कि क्या बोलते हैं, सॉरी माइक्रोसाइटिक नहीं, यदि एमसीवी कम है तो माइक्रोसाइटिक है, और एमसीएच कम है मतलब कि हाइपोक्रोमिक है। और जब ये दोनों कंडीशन होती है तो आप समझ जाते हो कि ये सब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से है, कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आयरन की कमी है। लेकिन मैंने कहा ना कि केवल इस चीज से अपन आजकल हर बीमारी का प्रेजेंटेशन बदल रहा है, स्टैंडर्ड टेस्ट की जरूरत होती है। तो डॉक्टर आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन प्रोफाइल कराता है कि कितना आयरन आपकी बॉडी में वो करा लो। तो उसके लिए भी क्या है, आपकी बॉडी में 3-4 तरह के टेस्ट आते हैं। फिर आयरन प्रोफाइल में 4 वैल्यूज आती हैं, जिसमें पहला आता है सीरम आयरन लेवल, ठीक है। उसके बाद में एक आता है सीरम आयरन लेवल आ जाता है, उसके बाद में एक आता है टीआईबीसी, है ना। टीआईबीसी का मतलब क्या होता है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, टोटल आयरन ट्रांसफेरिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कि ट्रांसफेरिन कितना आयरन से क्या हो रहा है, बाइंड कर रहा है। तीसरा होता है, एक होता है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, क्या होता है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होता है। देखो ये सब आपकी बुक में नहीं लिख रखा, थोड़ा क्लिनिकल में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और एक होता है आपके लास्ट अपन आता है फेराटिन लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो लिवर में स्टोर होता है ना, कि लिवर में कितना आयरन आपकी स्टोर है, वो होता है फेराटिन लेवल, ठीक है। तो सीरम आयरन लेवल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितनी होती है, तो सॉरी वो नॉर्मल वैल्यू है 60 to 170 माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है। टीआईबीसी होता है नॉर्मल, वो होता है 240 to 450 माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन होता है 20 to 50% होता है। और जो फेराटिन लेवल है वो फीमेल में कितना होता है और मेल में कितना होता है, अलग अलग होता है, ठीक है।
मेल में इसकी वैल्यू होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, वो होती है आपकी 330 नैनोग्राम पर ml। ये लिवर में फेराटिन होता है कि लिवर में कितना आयरन स्टोर है, उसको बोलते हैं फेराटिन। फीमेल में इसकी वैल्यू होती है 10 to 300 नैनोग्राम पर ml। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी, है ना। वैसे होता क्या है, ये जो कुछ आयरन होता है ना, ज्यादातर आयरन आपकी बॉडी का, यदि टोटल आयरन की बात करूं तो उसका 90% आयरन लिवर में स्टोर होता है। और लिवर में किस फॉर्म में स्टोर होता है? फेराटिन की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? फेराटिन फॉर्म में स्टोर होता है। तो उसकी वैल्यूज तो ये आ गई अपने पास। कुछ 10% आयरन आपके फ्री घूमता रहता है ब्लड में, प्लाज्मा में फ्री घूमता है, उसकी वैल्यू अपन ने सीरम आयरन बोला, है ना। उसकी वैल्यू 60 to 170 हो गया। अब ये दो क्या होता है, इसको भी आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको मैंने बताया कि आयरन को बाइंड कौन करता है? आयरन को बाइंड करता है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। अब किसी चीज की कोई जगह कमी है, मान लो तो कैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं, आप समझो कि किसी चीज की आपकी बॉडी में कमी है, तो वहां पे मान लो मेरे पास पहले ही बहुत कम है, तो ट्रांसफेरिन ये तो करेगा मैं ज्यादा से ज्यादा बाइंड करूं। ठीक है, जब आपको प्यास ज्यादा लग रही होगी तो आप पानी ज्यादा पियोगे ना, और जब प्यास सी नहीं लग रही हो तो आप पानी इतना नहीं पियोगे। अब मान लो आपकी बॉडी में आयरन कम है, आपको प्यास ज्यादा लग रही है, तो इंसान ज्यादा पानी पिएगा, ट्रांसफेरिन भी ज्यादा आयरन को क्या करेगा? अटैच करेगा। यदि ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। ये समझना, यदि ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ रहा है तो टीआईबीसी का लेवल बढ़ रहा है, ट्रांसफेरिन ज्यादा आयरन को कैप्चर कर रहा है, मतलब कि बॉडी में हंगर है आयरन के लिए, आयरन की कमी है। ठीक है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी है। सीरम आयरन लेवल कम है तो आयरन डेफिशिएंसी है। फेराटिन लेवल कम है तो आयरन डेफिशिएंसी है। इस तरह पता लगता है कि आपकी बॉडी में आयरन कम है या ज्यादा है। यदि कम आता है तो आपको आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देते हैं। आयरन के इंजेक्शन भी आते हैं, आयरन सुक्रोज नाम से इंजेक्शन भी आता है, आपने लगा के देखे होंगे। लेकिन अपने क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि भाई हीमोग्लोबिन कम आया है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, आयरन सुक्रोज लगा दो, यही करते हैं जनरली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन ने अपनी क्लास में क्या पढ़ा? आरबीसी का ब्रेकडाउन पढ़ा। ओके, थैंक यू।